क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक राज्य की सरकार ने हायर सेकेंडरी में फर्स्ट क्लास रिजल्ट के साथ उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने की योजना लॉन्च की है। इस राज्य का नाम क्या है? और हाल ही में लिंगराज मंदिर सुर्खियों में रहा, तो यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? और हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में 3 एयरपोर्ट को 50 साल की अवधि के लिए एक कंपनी को लीज पर दिए हैं। तो क्या आपको इस कंपनी का नाम पता है? नहीं पता है तो 22 अगस्त के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, एक साल तक के लिए हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल को आपने फॉलो कर लिया तो आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। और दोस्तों, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस राज्य की सरकार प्रज्ञान भारती योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देगी? इस योजना का नाम है प्रज्ञान भारती योजना, जिसको लॉन्च किया है हाल ही में असम राज्य की सरकार ने। और इस योजना के तहत जो हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं हैं फर्स्ट क्लास रिजल्ट के साथ उत्तीर्ण हुई है, ऐसी 22,000 छात्राओं को मुफ्त में इस तरह की स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य। और इसकी घोषणा किसने की है वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा किसने की? असम राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। यहां आप देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की है। और स्कूटी किसको मिलेगी? साल 2020 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली 22,000 छात्राओं को यह लाभ मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। एक तरफ देखें तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अहम कदम माना जाएगा। और स्कूटी की कीमत कितने रुपए तक की होगी? तकरीबन 50 से 55 हजार रुपये की कीमत वाली यह स्कूटी मिलेगी यह ऐसी छात्राओं को। और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। और यह योजना लॉन्च की है असम ने। तो असम से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में असम में आई बाढ़ की वजह से किस राष्ट्रीय उद्यान का 85% हिस्सा जलमग्न हो गया? तो 85% जलमग्न हिस्सा हो गया था काजीरंगा नेशनल पार्क का। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस पशु के लिए विख्यात है? तो याद रखो, एक शिंगी गैंडे के लिए यह काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे विश्व में ख्यात है। और असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पौबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की। और तब भी मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था कि पौबा रिजर्व फॉरेस्ट इसको तब्दील किया जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और असम की कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के गोपीनाथ बारदोलोई वो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं असम की तो असम के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि असम के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। आपको यदि अच्छा लगता है हमारा यह तरीका, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज किसने लॉन्च किया? एक विशेष डिजिटल समाधान जिसका नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जिसको लॉन्च किया है हाल ही में यस बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यस बैंक। यदि आपके पास सोना है तो यस बैंक में यह सोना रखा जाएगा और इसे सिक्योरिटी के तहत यस बैंक के पास रखा जाएगा और आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के अवैध में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। और इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा।
जैसा मैंने आपको बोला कि आप सोना गिरवी रखकर वहां से ऋण प्रदान आप पा सकते हैं। और इस योजना को लॉन्च किया है यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और यस बैंक के हाल ही के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। तो किसी भी यदि आप आईबीपीएस और किसी और बैंकिंग की एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको यह बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का अनावरण कहां किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना। और राज्य सरकार की इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। और इसीलिए हाल ही में रोजगार सृजित करने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। और इस नई नीति के तहत किस क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा? तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर इस नीति के तहत विशेष ध्यान दिया जाएगा। और भारत में निर्मित होने वाले कुल मोबाइल फोनों में से 60% से अधिक का निर्माण केवल उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहां आप देख सकते हैं तो हमारे भारत देश में जो कुल मोबाइल है इसका 60% से भी अधिक प्रोडक्शन केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो मैप में देखिए, नेपाल से सटा हुआ यह उत्तर प्रदेश राज्य, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है यहां आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, यहां पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर झारखंड और बिहार से सटा हुआ यह उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वो उत्तर प्रदेश के 22वें चीफ मिनिस्टर है। उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश एवं समूचे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने निम्न में से किस विषय पर डाक टिकट जारी किए? 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। तो उस अवसर पर हमारे भारतीय डाक सेवा ने हाल ही में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 डाक टिकटों का एक समूह जारी किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनेस्को द्वारा जो यह डाक टिकट है वो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यह 5 डाक टिकट कौन कौन से हमारे विश्व धरोहर को शामिल करते हुए जारी किए गए हैं? तो देखो, भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। और यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। और यहां जो 5 डाक टिकट जारी किए गए हैं तो इसमें कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं तो मैं आपको बताता हूं। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। एक है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यहां पहले स्थान पर।
गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स यहां पर दूसरे स्थान पर, और पट्टदकल के स्मारक का समूह यहां पर आप सेंटर में, और खजुराहो के स्मारक समूह यहां पहले स्थान पर, और कुतुब मीनार यहां दिल्ली में स्थित है। तो इन पांचों का एक सेट जारी किया गया है हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। और जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो इसे घोषित कौन करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को को हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में शॉर्ट में बोले तो यूनेस्को, बट फुल फॉर्म में कहे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को कार्य क्या करता है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का यूनेस्को कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन, कैबिनेट ने निम्न में से किस हवाई अड्डे को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और इसमें डिसीजन लिया गया है कि हाल ही में जयपुर, गुवाहाटी एवं तिरुवनंतपुरम तीनों हवाई अड्डे को 50 साल तक की अवधि के लिए किराए पर दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो देखो किसको किराए पर दिया गया है, तो यहां आप देख सकते हैं अडानी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को हमारे कैबिनेट मंत्रियों ने मंजूरी दे दी है। और कितने साल तक की अवधि के लिए? तो लीज की अवधि है 50 वर्ष। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने से लगभग 1070 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। कितने? 1070 करोड़ रुपए। और बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह। और इसका मुख्यालय हमारी कैपिटल बोले तो नई दिल्ली में स्थित है। छठा क्वेश्चन, सेबी ने हाल ही में किसको अपना नया कार्यकारी निदेशक चुना है? सेबी, इसका पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि सेबी ने हाल ही में अपना नया कार्यकारी निदेशक चुना है जीपी गर्ग को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीपी गर्ग, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो जीपी गर्ग अपनी पदोन्नति से पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे और जनवरी 1994 में सेबी में वो शामिल हुए थे। और जीपी गर्ग ने देश में वित्तीय साक्षरता और निवेश शिक्षा पर सेबी की पहल में भी निकटता से शामिल हुए थे। और हाल ही में सेबी के वो एक महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हो चुके हैं। और सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 में। और सेबी का मुख्यालय महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में स्थित है। और सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। कहां कहां पर? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। और सेबी प्रतिभूति बाजार का विकास और उसके विनियमन का कार्य करता है सेबी। 7वां क्वेश्चन, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यहां 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो किसका यह सम्मेलन था? संसद के अध्यक्ष को। और संसद के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है ओम बिरला। यानी कि हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला ने। और ओम बिरला हमारी 17वीं लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है ओम बिरला। और बात करते हैं यह संसदीय अध्यक्षों की सम्मेलन की बात,
तो जिनेवा के अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इसको 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यानी कि 19 और 20 अगस्त को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी थीम यानी कि सब्जेक्ट क्या था, पार्लियामेंट्स फॉर पीस, पीपल एंड प्लैनेट्स। इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया, लेकिन वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और हमारे ओम बिरला ने इसमें हिस्सा लिया। तो यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था और जिसमें हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रतिस्पर्धा के परिणाम किसने घोषित किए? तकरीबन अप्रैल माह में इस प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे और तकरीबन 1900 से भी अधिक प्रविष्टियां प्राप्त की गई और इसका हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की इस प्रतिस्पर्धा में हाल ही में किसने घोषणा की है? परिणामों की घोषणा की है रविशंकर प्रसाद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविशंकर प्रसाद। लेकिन रविशंकर प्रसाद की असली पहचान आपको क्या रखनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री है यह रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले जो सूची है यानी कि परिणाम है इसको घोषित किया। तो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की स्पर्धा कब घोषित की गई थी? 12 अप्रैल को इस स्पर्धा की घोषणा की गई थी और कितने स्टार्टअप ने इसमें हिस्सा लिया? तो स्पर्धा में भाग लेने के लिए कुल 1983 प्रविष्टियां आई है और इनमें से 12 प्रविष्टियों को विकसित करने के लिए चुना गया है और प्रत्येक को 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आप यहां पढ़ सकते हैं कौन रहा है। तो इसका नाम है अल्पुजा की टेकजेट सिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? टेकजेट सिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विजेता घोषित किया गया है। तो विजेता को क्या मिलेगा? इसे 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इस कंपनी को दी जाएगी क्योंकि इसमें पहले स्थान पर यह रहा है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस लिंगराज मंदिर हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है। तो यह लिंगराज मंदिर जो ओडिशा राज्य में स्थित है वो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इसका रीजन है यह कि हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई है। यानी कि 350 साल पहले यह लिंगराज टेम्पल किस तरह का दिख रहा था, इसकी हाल ही में एक हुबहू नकल यहां बनाई गई है। और लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक मंदिर है जो ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और यहां देख सकते हैं इस लिंगराज मंदिर की जो इस तरह की कलाकृतियां है वो बहुत ही अच्छी है और यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का दर्शाता है। याद रखो यहां किस वास्तुकला का यह सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो कलिंग वास्तुकला का। ओके दोस्तों, और यह स्थित कहां पर है? ओडिशा राज्य में। 10वां क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में किसको पुरस्कृत किया गया है? मैंने आपको कल ही बताया था हमारे भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर क्लीन सिटी लगातार 4 सालों से यह विजेता हुआ है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इंदौर। लेकिन हमारे भारत देश में स्वच्छ राजधानी शहर कौन है? बहुत सी इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की बहुत सी कैटेगरियां है और इसमें स्वच्छ राजधानी शहर की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है नई दिल्ली। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। तो देखो देश में
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला। किसको? इंदौर शहर को। और इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। और शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहां आप देख सकते हैं हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। लेकिन इस पुरस्कार में और किन किन कैटेगरियों में किस शहर ने अवार्ड जीता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? वाराणसी। यानी कि गंगा के किनारे साफ शहर है वाराणसी टॉप पर। और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर कौन है? हमारी कैपिटल नई दिल्ली। और 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को। और भी यहां कुछ, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां आपको इस स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन हो, यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। याद रखो 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार झारखंड राज्य ने जीता है। और देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार जालंधर छावनी बोर्ड को मिला है। और 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में किसको यह अवार्ड मिला है? 40 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद टॉप पर रहा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे सुमित नागल प्राग किस खेल से जुड़े हैं? सुमित नागल प्राग वो टेनिस के एक बहुत ही भारतीय टेनिस प्लेयर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेनिस प्लेयर। और सुमित नागल प्राग सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि 23 साल के सुमित नागल प्राग ने स्विट्जरलैंड के दमदार खिलाड़ी के खिलाफ पहला सेट शानदार तरीके से, यानी कि वावरिंका के खिलाफ पहला सेट शानदार तरीके से 6-2 से अपने नाम कर लिया। लेकिन बाद में उलटफेर हो गया क्योंकि वो काफी दबाव में आ चुके थे और अन्य सेट हार गए। यानी कि हमारे यह खिलाड़ी सुमित नागल प्राग कल ही यह वावरिंका के खिलाफ हार गए, लेकिन यह उपलब्धि भी कम नहीं मानी जा सकती। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 किसने जारी किया? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICMR। लेकिन ICMR ने जब यह रिपोर्ट जारी किया है तो ICMR का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस रिपोर्ट में जो खास बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। 2020 के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी हो गए। 2020 में तंबाकू से संबंधित कैंसर भारत के कुल कैंसर बोझ का 27.1% है। अरुणाचल प्रदेश में 0 से 74 साल के बीच के 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। तो यह जब रिपोर्ट जारी की गई है तो यह प्रमुख बात है। रिपोर्ट जारी की है ICMR ने। पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। और ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और सिक्योरिटी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। और यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है ICMR। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष है। ओके दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, हाल ही में एक नई डिजिटल पहल LVB Digi Go किसने लॉन्च की? इस नई पहल का नाम है LVB Digi Go, जिसको लॉन्च किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था। क्या आपको पता चल गया था? L बोले तो लक्ष्मी, V बोले तो विलास, B बोले तो बैंक। यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक Digi Go, इस डिजिटल पहल को किसने लॉन्च किया? लक्ष्मी विलास बैंक ने। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB Digi Go लॉन्च की है।
और बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिसको लॉन्च किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? चेन्नई में। और लक्ष्मी विलास बैंक के वर्तमान एमडी एंड सीईओ का अंतरिम चार्ज किसको सौंपा गया है? एस सुंदर को, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर निम्न में से किस शहर में खुला है? तो जैसे कि कोई 5 स्टार होटल है, इसी तरह की यहां फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। और यह भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर गुजरात के राजकोट में खुला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकोट। और इसका सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं। किंजल परमार, शंखाला सविता, शैलेश परमार, रसिक परमार, परमार नयन, भरत जाला, सोलंकी कृणाल, कल्पेश उपाध्याय, वसावा किरण, निखिल चोटलिया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और साथ साथ शंखाला सविता हमारी चैनल के साथ पहली बार जुड़ चुकी है, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वो है अंकित भूत, वाला संजय, रसिक परमार, रणजीत सिंह वाघेला, सहदेव धोलकिया, राठौड़ अंजलि, हेमराज माली और परेश लाधवा। सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। सदी में दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस कहां दर्ज किया गया? दोस्तों, एक सदी का दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान दर्ज किया गया है। कितना है? 54.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किस रेगिस्तान में? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों, आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को, चाहे आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, किसी भी एक का यूज करके आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।